Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अगर उन्होंने अपने आप को नहीं कंट्रोल में रखा तो फिर हमारे पास ऑप्शंस ओपन है। लड़ने से पहले आपको दुश्मन को मौका देना चाहिए। हम ब्लाइंडली चीन को ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आज जो सी पैक की बात है, शख्स काम की बात है, लेकिन जिसमें हमने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि चीन उसके बाद पंगा ले भी तो वो जो डिफरेंस है आज हमारे और चीन में वो हो ना। रॉकेट फोर्स बेसिकली वो फोर्स है जो आपको इनेबल करती है ऑपरेशन सिंदूर की तरह लड़ने में। टैरिफ जब 25% को क्रॉस करके ना फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने टैरिफ लगा दिया तो उसमें मुझे लगता है कि फिर पूरी दुनिया को सफर करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और आज हम खड़े हैं विश्व पुस्तक मेला में और हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर अजय रैना साहब। उनसे क्या कुछ जानेंगे जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जो सिचुएशन फिलहाल बनी हुई है ईरान को लेकर, अगर हम समझे अमेरिका को लेकर समझे और पाकिस्तान को लेकर। तो सर, मेरा पहला सवाल सबसे पहले आपसे यही है कि अभी जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब का बयान सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा जो पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए हैं, अगर लगाम नहीं लगाई जाती पाकिस्तान के द्वारा तो सीधे फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वही जवाब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दिया गया था, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये एक स्टेटमेंट है इंटेंट का, क्योंकि लड़ने से पहले आपको दुश्मन को मौका देना चाहिए। तो एक मौका दिया गया, वार्निंग दी गई है। सिर्फ ड्रोन के आने से सिंदूर पार्ट 2 शायद ट्रिगर हो ना हो, पर ये जरूर है कि ड्रोन आएगा तो शूट डाउन किया जाएगा। और ये ड्रोन बड़े छोटे से, जैसे उन्होंने मेंशन किया था कि लाइट जला के आते हैं, इस मोर ऑफ साइकोलॉजिकल थिंग, और उसका तोड़ हमारे पास है। हमारे पास एंटी ड्रोन गन्स भी हैं। बट यस, अगर उन्होंने अपने आप को नहीं कंट्रोल में रखा तो फिर हमारे पास ऑप्शंस ओपन है। क्लियर मैसेज दिया है चीफ आर्मी स्टाफ। और सर, एक रॉकेट फोर्स की यहाँ पर बात की गई है उपेंद्र द्विवेदी साहब के द्वारा, वो क्या कुछ है और भारतीय सेना कैसे अब जो है पूरी तैयारी के साथ, अगर पाकिस्तान की तरफ से एक और गलती की जाती है तो फिर पाकिस्तान का जो नामो निशान है वो पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा? देखिए, रॉकेट फोर्स बेसिकली चाइना ने बनाई, बाकी कंट्रीज के पास भी है और पाकिस्तान बना रहा है। तो रॉकेट फोर्स बेसिकली वो फोर्स है जो आपको इनेबल करती है ऑपरेशन सिंदूर की तरह लड़ने में, जहां आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, आप रिमोट लॉन्ग डिस्टेंस पर लड़ाई करते हो और एक्यूरेट। हम रॉकेट्स और मिसाइल को दो कैटेगरी में देखते हैं। मिसाइल्स आर गाइडेड, दे लैंड वेयर दे सपोज टू लैंड। रॉकेट्स जो हैं वो जनरल एरिया को सैचुरेट करते हैं, लेकिन अभी गाइडेड रॉकेट्स भी आ गए। ये एक इंडिकेशन है कि जो ऑपरेशन सिंदूर पहला था ना, उसमें आपने देखा होगा हमने शुरुआत की थी मदरसों से और ट्रेनिंग टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर से। जब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और जम्मू के ऊपर, अमृतसर के ऊपर उन्होंने जब ड्रोन्स फेंके और मिसाइल आई हरियाणा में, तो फिर हमने उनके एयरफील्ड उड़ा दिए। अगला फेज जो होगा उसमें हमने मदरसों के पास नहीं जाना है, जैसे आपने कहा पाकिस्तान का। तो पर हमारा भारत का एक भी उसूल है, हम सिविलियन को तंग नहीं करते। दैट मीन्स पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को क्रिपल कर दिया जाएगा। उसके लिए ये बड़ी पोटेंट फोर्स है, अभी बन रही है, बट वी ऑलरेडी हैव इनफ। हाँ, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो चीन है वो ऑलरेडी इस पर इस मामले को लेकर पूरी तरह तैयार है, जो रॉकेट फोर्स है। लेकिन यहाँ पर सर एक और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखने को मिल रही है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं यहाँ पर अब जो खतरे की घंटी बजती हुई दिख रही है। बांग्लादेश की बात कर लें हम, और वहीं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो डील्स सामने आ रही हैं कि JF-17 को लेकर जो है बांग्लादेश को बेचने की तैयारी है, उसे आप कैसे देखते हैं? और भारत अब क्या, भारत का अगला कदम आगे, प्लान ऑफ एक्शन क्या कुछ रहने वाला? देखिए, बांग्लादेश को अब कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट नहीं मानते हम लोग। वो एक न्यूसेंस है। और जैसे जनरल साहब ने कहा कि उनके चीफ आर्मी स्टाफ से उनकी बात होती है तो वो मिलिटरली वो कंट्रोल में है। रही बात JF-17, उनके पास इंजन्स नहीं है। उन्होंने बोला हम इंडोनेशिया को बेच रहे हैं, इंडियन राफेल खरीद रहे हैं इंडोनेशिया। तो ये प्रोपेगेंडा बहुत करते हैं पाकिस्तानी, आपको पता है। बट हाँ, एक न्यूसेंस है जो दोनों तरफ है, तो इनको निपटना पड़ेगा। तो हम जो हमारे जैसे वेटरन्स हैं, हमारा ये सोच विचार है कि हम पाकिस्तान को निपट लें, बांग्लादेश अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि छोटी से देश के ऊपर, हाँ, कॉरिडोर की जो बात करते हैं ना, वो हम जिस दिन मन करें हम उस दिन खोल सकते हैं। कॉरिडोर कोई इशू नहीं है, लेकिन हम एक नया मुसीबत खड़ी करके उसकी पॉपुलेशन को क्या करेंगे, क्या कंट्रोल करेंगे? उनकी इकॉनमी बिल्कुल डेड है। तो बांग्लादेश को कंट्रोल करना है, पाकिस्तान को ख़त्म करना है। दैट्स द एम। उसके ख़त्म होते ही अपने आप चुप हो जाएगा ये।
सर एक और मुद्दा है अमेरिका को लेकर हम बात करें तो भारत और यूएस की जो ट्रेड डील है वो फिलहाल अभी उस पर मोहर लगती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि जयशंकर सर की बात हुई है वहाँ पे अभी हाल फिलहाल में जो नया अपडेट सामने आ रहा है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर हम देखें कि ईरान को लेकर जो तनाव बना हुआ है, अगर ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध की स्थिति बनती है तो फिर भारत उसमें कहाँ पर स्टैंड करता है। और भारत, हमने देखा जो ट्रेड है भारत और ईरान का, भारत टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में आता है, उस लिस्ट में है। तो भारत पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है और क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 25% टैरिफ ईरान के साथ जो ट्रेड कर रही हैं कंट्रीज उन पर लगाना, क्या भारत पर एक और बड़ा एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, आपकी हाइट मेरी 5 फुट 8 इंच है और अगर मेरे को स्विमिंग नहीं आती तो मेरे को 6 फुट में डालो मैं डूब जाऊंगा। फिर वो 6 फुटों के 60 फुटों का फर्क नहीं पड़ता। तो टैरिफ जब 25% को क्रॉस कर गए ना तो फर्क नहीं पड़ता। अब जब 500% भी करेगा क्या यूएस के साथ होगा ना, उल्टा उनकी फर्मा हमारे हाथ में है। फर्मा का अगर हमने टैरिफ लगा दिया तो रोड पे आ जाएंगे। रही बात ईरान की, देखो यूएस में कैपेबिलिटी नहीं है लड़ने की। क्यों? वेनेजुएला में उसने जो कर लिया वो तो गुंडागर्दी लोकल है। ईरान के लिए उसको वहाँ अपने घर से उठ के यहाँ पे आना है और ईरान सबको पता है कि वो डूबते डूबते वो इजराइल को और यूएस के अड्डों को तबाह कर देगा बिकॉज उसके पास मिसाइल्स इतनी ज़्यादा है और उसने अपनी बेस्ट मिसाइल यूज़ ही नहीं की। लेकिन आप हमें बोल रहे हैं तो हमारा ये है कि हमारा कुछ ऑयल पहले ईरान से आता था, अभी नहीं आ रहा, अब हम रशिया पे चले गए तो डिसरप्शन तो होगी। लेकिन मैं भारतीयों को कहता हूँ कि आप पॉपकॉर्न बना के रखिए, इनको लड़ने दीजिए और हम पॉपकॉर्न खाते हैं। हमारा भला इसी में है कि हम इन लड़ाइयों में शामिल ना हों, दूर से देखें। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ईरान में कुछ हुआ तो वर्ल्ड वार का बहुत ज़्यादा चांस है। बिकॉज ईरान में चाइना और रशिया जिनको सीरिया से भगा दिया गया है उनका वो सब पीछे खड़े हैं, उन्होंने स्टारलिंक जैम कर दिया। और मेरे को पर्सनल आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरे को, किसी के इंस्टीट्यूट का नहीं है। मुझे लगता है कि अगर बिल्डअप चलता रहा ईरान के आसपास तो शायद ईरान शुरुआत कर दे। अगर मैं ईरान हूँ तो मैं कर दूंगा। बिल्कुल। और यहाँ पर लगातार खामेनेई प्रशासन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरान की मिसाइलें हैं उसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ है, जैसा कि आपने भी बताया। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी जो ये धमकी है 25% टैरिफ की, ये एक ट्रंप की हार के तौर पर इसे देखा जा सकता है? क्योंकि जो वो करना चाहते हैं, जो दबाव वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बनाना चाहते हैं, जो पॉलिटिकली जो वहाँ पर वो डॉलर को मजबूती के साथ फिर से एक बार दोबारा उसका वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं, और क्या ये भारत को एक और दबाने की कोशिश है ट्रंप की? देखिए, ट्रंप एक ऐसे रास्ते पे चल पड़े जहाँ से मुड़ नहीं सकते। वो सुपर पावर है ना, बेइज्जती हो जाएगी। अदरवाइज वेनेजुएला में घुसे 300 मिलियन बैरल निकालेंगे। वहाँ का इतनी पुरानी उनकी पाइप्स हैं और उनका इतना हैवी ऑयल है वो कि उसको मेंटेन करने के लिए इनको कोई 3 बिलियन चाहिए, वो कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं, वो खत्म हो गया। ग्रीनलैंड का नाम ले रहा है तो यूरोप वाले उसके पीछे बढ़ गए। यूरोप वाले भारत को कह रहे हैं, स्वीडन वाले, कि इनको समझाओ भाई। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर यूरोप आपका साथ नहीं दे रहा और आपने ईरान से पंगा ले लिया तो आप लड़ोगे कैसे? अपने घर से इतनी दूर, आपके बेसिस ही नहीं है पूरे यूरोप के, अगर खत्म हो गए तो उन्होंने अपने को ऐसे एक कीचड़ में डाल दिया ना। अब वो कहते हैं ना, अब डूबता, अब निकलेगा तो भी मुसीबत है, फंस गए। बट एक अच्छी बात यह है कि हमने अपना सीएम नहीं खोया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई गलत बात नहीं की। कल को कोई डील अगर हो जाती है और एक जैसे हमने पाकिस्तान को स्केप रैंप ऑफ का मौका दिया था, शायद हम अमेरिका को रैंप ऑफ कर दें। अमेरिका हमारा कुछ नहीं कर सकता। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। 500% करने दो। क्योंकि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति ये बोलते हुए नजर आए हैं कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वहीं उन्हीं के मंत्री ये बोलते हैं कि पीएम मोदी ने कॉल नहीं किया इसलिए डील नहीं हो पाई। तो जो विरोधी सुर हैं वो लगातार अब अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ उठते हुए नजर आ रहे हैं और वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी ट्रंप के खिलाफ जो है एक कार्रवाई चल रही है इसी टैरिफ को लेकर। तो जो टैरिफ का मुद्दा है ये कहाँ, आपको क्या लगता है कि भारत और यूएस की ट्रेड डील कब तक हो सकती है? कहना मुश्किल है और अगर ना भी हो तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। और एक्चुअली हमें वो मांस वाला खाया हुआ गाय का दूध नहीं चाहिए ना। हम चाहते हैं कि उनका जो वहाँ यूज़ नहीं होता यहाँ पे हमारे फार्मर्स का इंटरेस्ट हर्ट हो। भारत डील करेगा तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हमें एश्योरेंस दिया है कि हम अपने को नुकसान नहीं होने देंगे, हमें उम्मीद थी कि फरवरी तक हो जाना चाहिए। लग रहा था, आज भी उम्मीद है। बट मैं कह रहा हूँ कि अब ऐसा टाइम आ गया कि हमने इतनी मार्केट्स खोज ली हैं। आपने देखा हमारा एक्सपोर्ट कम नहीं हुआ है, ओवरऑल कर लिया है। तो आता है तो आए, मोस्ट वेलकम। हम तो सबको वेलकम करते हैं, नहीं आए तो ना आए, जस्ट टू बैड।
तो भारत की जो बदलती विदेश नीति है, हम लगातार देख रहे हैं कि भारत जो है कई देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहा है। ट्रम्प के टैरिफ का दबाव है, लेकिन भारत यहाँ पर डट कर खड़ा है। और सीधे तौर पर हमने देखा कि जो रेयर अर्थ का मुद्दा चल रहा है, चीन के साथ अमेरिका का जो युद्ध रेयर अर्थ को लेकर छिड़ा हुआ है, तो चीन यहाँ पर भारत के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर, अभी एक बयान सीपेक पर चीन की तरफ से आया था, CPEC पर, उसे आप कैसे देखते हैं? और भारत के खिलाफ क्या, जो चीन के लिए एक बात फेमस है कि अगर आप चीन से हाथ मिला रहे हैं तो फिर उसके दूसरे हाथ पर भी ध्यान रखिए कि कहीं वो छुरा लेकर तो नहीं चल रहा। तो चीन अभी कौन सी रणनीति पर काम कर रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा साउथ में मंदिर है जिसमें आई थिंक 16वीं शताब्दी का है, जिसमें चाइनीज़ दिखाया है जो कि पीछे से छुरा घूम रहा है, मूर्ति बनी है। चीन पे विश्वास नहीं करेंगे हम। और जब आप खुद शक्तिशाली हैं और आपका घर सब ठीक है तो आपको एक्चुअली कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। हम 62 में वल्नरेबल थे, हमने चीन को भाई भाई बोलने की कोशिश की, हम इक्वल नहीं थे और उसमें हम मारे गए। चीन अभी जो हमारे साथ प्यार मोहब्बत कर रहा है वो उसकी मजबूरी है, और शायद हमारी भी मजबूरी है कि हम रशिया, चाइना और भारत का एक एक्सिस बने जो कि वेस्टर्न पावर को उठा के ईस्ट में लेके आए। ये जो, अगर इसमें हनीमून कहूँ तो ये 5 से 7 साल तक की विंडो है हमारे पास, जिसमें हमने अपने आप को इतना स्ट्रांग करना है कि चीन उसके बाद पंगा ले भी तो वो जो डिफरेंस है आज हमारे और चीन में वो हो ना। और उससे पहले हम एंटिसिपेट करते हैं कि एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट अगर हो गया तो चाइना को वैसे भी पड़ेगा। बट आपका बिल्कुल सही वो जो मुद्दा है कि हम ब्लाइंडली चीन को ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आज जो CPEC की बात है, शख्सगाम की बात है, देखिए हर पड़ोसी देश में ना 2 किस्म के इश्यूज होते हैं। एक लेगेसी होते हैं जो कि जन्मांतर से चल रहे हैं, और एक होते हैं कंटेम्प्रेरी। तो हम क्या कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे हम लोग हाथ मिला रहे हैं, फौजें पीछे हटा रहे हैं। लेगेसी इशू पे हम भी बोलते हैं, उनको भी बोलना है। वो जो इसे बड़ा हिस्ट्री किसी टाइम पे रिजॉल्व होगा। मेरा सिर्फ ये मानना है कि ये जो शख्सगम वैली का और POJK का जो हिस्सा है, ये शायद हमारे और चाइना के बीच में पीसफुली किसी टाइम पे हो जाए। इसके ऊपर लड़ने का देयर इज नो पॉइंट। आज की डेट में लड़ना नहीं बनता। हाँ, क्योंकि भारत और चीन के बीच हमने देखा कि जब LAC पर तनाव बना था तो उसकी जो तनाव की बर्फ है वो पिघलती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक वही बात है कि आपको चीन के साथ डील करना है तो आपको ध्यान देना होगा कि कहीं वो फिर से जो है धोखा नहीं दे दे, क्योंकि उसका जो इतिहास है वो लगातार यही रहा है। और पाकिस्तान और चीन की नज़दीकियाँ भी हम देख रहे हैं। CPEC को लेकर पाकिस्तान को चीन ने अभी फटकार भी लगाई है कि वहाँ पर जो चीनी नागरिकों की सुरक्षा है उसे जो है सुनिश्चित किया जाए। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर जो सर, भारत की जो बदलती यहाँ पर हम बात करें तो जो जैसे भारत डील कर रहा है वैश्विक मुद्दों से, तो बदलाव जो आप देख रहे हैं उससे आप कैसे देखते हैं? PM मोदी की जो सरकार है वो जो जियोपॉलिटिकल मुद्दों के साथ डील कर रही है, चाहे टैरिफ का मुद्दा हो, चाहे उसके पड़ोसी देशों में बांग्लादेश में हमने देखा हिंसा फैल रही है और वहाँ पर अल्पसंख्यकों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रखी है। इस पूरे मुद्दे पर भारत इसे कैसे डील कर रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही डील कर रहा है। देखो, मैं एक हिंदू हूँ और मुझे भी बुरा लगता है कि हमारे फेथ का कोई आदमी हर्ट होता है। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि हम क्या कर सकते हैं अगर हम बांग्लादेश में आर्मी लेके घुस जाएं। एक तो टेरेन ऐसी है, इतने नदी नाले हैं कि हमारी प्रोग्रेस स्लो होगी। हमारे घुसते ही अगर हमने एक डिस्ट्रिक्ट में बचा भी लिए, बांग्लादेश में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रखे हैं हिंदू, 1.5 करोड़ हैं, 1,35,00,000, उनका खात्मा कर दिया जाएगा। हम उनको लड़ाई से नहीं बचा सकते। हमें गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के, जैसे अभी फ़्लाइट जो ओवरहेड फ़्लाइट्स हैं हमारे देश के ऊपर से, पाकिस्तान वाले फ्लाई नहीं कर सकते, बांग्लादेश को हमने छूट दे रखी है। कल को टाइट करेंगे तो इनका पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत खत्म हो जाएगा, बिकॉज इनके पास तेल नहीं है। तो उसको डिप्लोमेटिक, देखो हमारी जो अपोजिशन जो बोलती है वो अपोजिशन में बोलेगी, बट भारत का स्तर यहाँ से उठ के यहाँ जो आया है सब ने देखा है। अब हम आंखें बंद करने अपनी मर्जी है। मैं ये नहीं कहता कि हर डिसीजन 100% परफेक्ट होता है, हम इंसान हैं। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट को एक्सेस करूँ डिप्लोमेटिक लेवल पे तो मुझे लगता है कि 10 में से 9 नंबर इनको बनते हैं। और जब आप डिप्लोमेटिक लेवल पे इंटरनेशनल रिलेशन में जाते हो तो आप देखिए, आप 50% कंट्रोल आपका होता है। अगली पार्टी भी तो है, उसकी अपनी कहानी है, उसके अपने मोटिव्स हैं। तो वो जो दलदल को निगोशिएट करना आसान नहीं है। आज तक हम कर नहीं पाए थे, अब हम कर रहे हैं। क्यों स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा है कि कुछ है ना, प्यूटिन भी आ रहा है और जेलेंस्की भी आ रहा है, तो कुछ तो है। हाँ, और ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब भारत आ सकते हैं, और वहीं अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। तो सर, अब अगर भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ तनाव चल रहा है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि क्या जो वेनेजुएला पर ट्रंप ने स्ट्राइक की थी वो तेल को लेकर थी, या फिर कोई और ही बड़ा मुद्दा है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल रहा है भारत के खिलाफ? क्या कुछ अब एक नई साजिश यहाँ पर ट्रंप रचते हुए नजर आ रहे हैं? और ये भी अब अगर 25%
75% टैरिफ लगता है, तो 75% भारत पर हो जाएगा। तो इससे आपको क्या कुछ दिखते हैं और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ पर क्या जो पेट्रोल की कीमतें हैं, और भारत क्या अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा? क्योंकि अमेरिका जो है ये बोल चुका है कि हम इस तेल को बेचेंगे और इसका जो भी पैसा आएगा वो अब वेनेजुएला के लोगों के हित के लिए यूज़ किया जाएगा। देखो वेनेजुएला में उसने जो हर्ट किया है चाइना को, चाइना की इन्वेस्टमेंट भी बहुत थी और सारा तेल वेनेजुएला से चाइना में जा रहा था। तो वेनेजुएला का जो ऑपरेशन है वो एंटी चाइना था, क्लियर, और कुछ हद तक एंटी रशिया था। बिल्कुल। रही बात वेनेजुएला से तेल लेने का, वेनेजुएला ने हमें $1 बिलियन वैसे देना है, लोन है, तो वो अगर तेल देगा तो चलो हमारा कर्जा हमें फ़ायदा हो जाएगा। हमारी वेनेजुएला के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, वो हैवी ऑयल है, उसको प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी हमारे में है। उसमें ये जो सड़क पे बिकती है ना बिटमन लुक, ये अच्छा निकलता है, लेकिन पेट्रोल डीजल कम निकलता है, तो इट्स नॉट अ गुड ऑयल। तो हमारी जो रशिया से इंपोर्ट अभी हो रहा है और ईरान से भी हम इंपोर्ट करते हैं और बाकी नेशन से भी कर रहे हैं, तो हम सेल थ्रू कर जाएंगे। बट हाँ, अगर एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो एक सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो जाएगी। उसमें मुझे लगता है कि फिर पूरी दुनिया को सफ़र करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जैसा आप वर्ल्ड वॉर की स्थिति की बात कर रहे हैं, उसमें कि सबको हो सकता सफ़र, है आप देखिए यूक्रेन में घुसा तो अफ्रीका के लोग भूखे मर गए बिकॉज उनका अनाज वहाँ नहीं पहुँचा। तो वो डिसरप्शन आएगी तो सबको आएगी। हमें जो उसने स्पेसिफिकली जो मैंने जैसे कहा कि 6 फुट के ऊपर अब 60 फुट हो, जब मैं स्विमिंग नहीं आती तो मैं डूबूंगा। तो अगर ये टैरिफ बढ़ाता जाता है नॉन स्टॉप, तो आपने जैसे खुद ही मेंशन किया कि सुप्रीम कोर्ट यूएस का वो भी इसका कॉग्निजेंस ले रहा है कि ये अनएथिकल है और आप एक इतने बड़े पार्टनर के साथ ऐसा नहीं कर सकते, उनके अपने इम्प्लीकेशंस हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि यूएसए चाहता है कि हम चाइना से लड़ें, यूएसए के बिहाफ पे। हम नहीं लड़ना चाहते, पहले हम नॉन अलाइंड थे, अभी हम मल्टी अलाइंड हैं, हम सबसे करते हैं। अब ट्रंप साहब का एक पर्सनैलिटी है, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है ना, वो एक सीधी लाइन पे नहीं चलता, उसके पास कॉरिडोर अवेलेबल होता है। उसके आगे पीछे के जो दिखता है ना हमें, वो कोई और है पीछे बैठा हुआ, उनकी अपनी डीप स्टेट है, वो काम करवाती है। आज की डेट में लग रहा है कि अमेरिका पतन की तरफ जा रहा है। बहुत बड़ी इकॉनमी है, ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। डॉलर जैसे आपने कहा, अभी भारत, रशिया, यूएई, ये अभी लोकल करेंसी में, और ब्रिक्स ने शुरू करना काम शुरू कर दिया, तो डॉलर साइड पे रह जाएगा। और भारत भी मेजबानी करने वाला है 2026 हम में। प्रेसिडेंट हैं इस बार। संदेश दिया। जयशंकर साहब की तरफ से ये सीधे तौर पर बोला गया है कि जो पूरी दुनिया है उसमें सबको एक इंक्लूसिव तरीके से भारत लेकर चलना चाहता है, और जैसा ब्रिक्स का जो उद्देश्य है वो भी यही है। तो यहाँ पर अब क्या कुछ देखने को मिल सकता है? अब ब्रिक्स की जब मेज़बानी भारत की तरफ से की जाएगी, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या बड़ा संदेश यहाँ पर जाएगा? ब्रिक्स के बारे में डोनाल्ड ने एक बार सच बोला था कि मुझे रात को नींद नहीं आती। अगर ईरान आ जाता है हमारे साथ, जो आने वाला है, और रशिया और ईरान मिला के दुनिया का 40% तेल हमारे पास है, ब्रिक्स के पास। दुनिया की ऑलमोस्ट 50% इकॉनमी हमारे पास है, 60% पॉपुलेशन हमारे पास है, और अभी एक वेटिंग लिस्ट खड़ी है ब्रिक्स में आने के लिए। तो ब्रिक्स एक यूएन का एक बड़ा इफेक्टिव ऑल्टरनेट बन के आ रहा है, और ये जब लोकल करेंसी में डील करेंगे, सिर्फ हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, भारत कहता है कि हमें डी डॉलरेशन नहीं चाहिए, डॉलर अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। वेयर चाइना और रशिया कहते हैं डॉलर को ख़त्म कर दो। बट आई थिंक हमारी अप्रोच सेंसिबल है, हमारे पास अपना फॉरेन रिजर्व डॉलर में है, तो हम डॉलर में भी परचेज करेंगे। टेक्नोलॉजी लेनी है हमने अमेरिका से, और बाकी हम अपना ब्रिक करेंसी, अपनी ब्रिक करेंसी या लोकल करेंसी में करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा अमेरिका को, इसलिए फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जो पूरा मुद्दा है, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो टैरिफ को लेकर, और अभी ईरान तनाव को लेकर उन्होंने एक और जो 25% टैरिफ की जो पैंतरेबाजी उनकी तरफ से की गई है, इससे भारत पर क्या असर देखने को मिल सकता है, इसकी जानकारी आपने समझी। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं, और भारत के पड़ोस में जो भी कुछ चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।